विद्यार्थियों, गत अंक में हमने माहेश्वर सूत्र एवं हलन्त्यम सूत्र की व्याख्या देखी थी। इस अंक में हम इत संज्ञकों से प्रत्याहार कैसे बनते हैं यह देखेंगे। इसके लिए सर्वप्रथम हम सूत्र देखेंगे आदिर अन्त्येन सहेता। सूत्र क्या कहता है? सूत्र का अर्थ है अंतिम इत से युक्त आदि वर्ण मध्यगत वर्णों की तथा अपनी संज्ञा हो। अंतिम इत से युक्त, अंतिम इत से युक्त से कहने का तात्पर्य है, जैसा कि हमने हलन्त्यम सूत्र में समझा था कि अंतिम व्यंजनों की इत संज्ञा होती है। यहाँ पर उदाहरण के लिए हम अण प्रत्याहार को देखेंगे। अण प्रत्याहार से तात्पर्य है अ, ई, उ वर्ण। अण प्रत्याहार में हम अ, ई, उ वर्णों की ही गणना करेंगे, क्योंकि अंतिम ण की इत संज्ञा हो जाएगी। इसी प्रकार से अक, अच, हल आदि प्रत्याहारों के विषय में भी हमें समझ लेना चाहिए। जैसे हम अच प्रत्याहार को ले सकते हैं। अच प्रत्याहार, जैसे कि मैंने आपको विगत अंक में भी ये बताया था कि हल प्रत्याहार से तात्पर्य हम माहेश्वर सूत्र को उठाएं तो हल में सारे व्यंजन आ जाते हैं। अच प्रत्याहार की यदि हम माहेश्वर सूत्र के हिसाब से गणना करेंगे तो सारे स्वर अच प्रत्याहार में आ जाएंगे। यानी जब हल हम बोलेंगे तो हल का तात्पर्य सारे व्यंजनों से होगा। जब हम अच बोलेंगे तो अच का तात्पर्य सारे स्वरों से होगा। जैसे अच अगर हम प्रत्याहार बोलते हैं तो अच में आदि वर्ण अ है। अंतिम च की हलन्त्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी। इसके मध्य जितने वर्ण हैं अ, ई, उ, ण की इत संज्ञा हो गई। री, लृ, क की इत संज्ञा हो गई। ए, ओ, ग की इत संज्ञा हो गई। ए, औ, च की इत संज्ञा हो गई। यानी हम अच में जो स्वर मानेंगे अ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ, औ। तो अच से तात्पर्य हमारा है कि अवर्ण अपने आप को तो बताएगा ही, इसके साथ ही उसके मध्य में आने वाले ई वर्ण का द्योतक है, उ का है, री का है, लृ का है, ए का है, ओ का है, ऐ का है और औ का है। बाकी जितने ण, क, ग और च अंतिम व्यंजन आ रहे हैं उन सब की हलन्त्यम सूत्र से इत संज्ञा होगी। अक के बारे में हम देखेंगे, अक प्रत्याहार के बारे में। तो अक में आदि वर्ण अ जो है वो अपनी स्वयं की संज्ञा, उसके साथ ही वह मध्य में आने वाले जितने वर्ण हैं उन सबको भी बताएगा। जैसे अक प्रत्याहार में अ, ई, उ, री, लृ, क ये वर्ण आते हैं। क की, अंतिम क की हलन्त्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है। तो अ अपने आप को बता रहा है, ई, उ, री और लृ को भी बताता है। यह इस सूत्र के कहने का तात्पर्य है। अर्थात अक प्रत्याहार की जब हम बात करेंगे तो हमारा तात्पर्य अ, ई, उ, री, लृ से ही होगा। ण व क की हलन्त्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी। विद्यार्थियों, सूत्र में कहने का मुख्य तात्पर्य यही है कि जब भी हम प्रत्याहार का निर्माण करते हैं तो प्रत्याहार में हम किन की गणना करेंगे, यह सूत्र बता रहा है कि यदि हम अच प्रत्याहार की बात करते हैं तो अच प्रत्याहार अंतिम च वर्ण के साथ, जो कि इत संज्ञक है, उसके साथ जुड़ करके अपने प्रथम स्वयं को तो बता ही रहा है, अच अपने को तो बता ही रहा है, इसके साथ उसके मध्य में जितने वर्ण हैं ई, उ, री, लृ, ए,
ओ, ऐ और औ इन मध्यगत वर्णों को भी वह बता रहा है, किंतु किसके साथ जुड़कर? सहिता अंतिम इत संज्ञक च के साथ जुड़कर। इस प्रकार से हम प्रत्याहार को समझने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में अब हम ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर क्या हैं, यह समझने का सूत्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। उकालो अच ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। सूत्र कह रहा है, एकमात्रिक उकार के सदृश उच्चारण काल वाला, द्विमात्रिक उकार के सदृश उच्चारण काल वाला तथा त्रिमात्रिक उकार के सदृश उच्चारण वाला अच क्रमशः ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत होता है। अब एकमात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक से क्या तात्पर्य है? यहाँ एकमात्रिक से तात्पर्य है जिस वर्ण के उच्चारण में जितना समय लगता है। एकमात्रिक यानी कुछ कम समय, द्विमात्रिक उससे थोड़ा ज़्यादा समय, त्रिमात्रिक यानी उससे थोड़ा और अधिक समय त्रिमात्रिक कहलाता है। तो इस समय के आधार पर हम ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत संज्ञा करते हैं। इसके लिए सबसे सही उदाहरण हम कुक्कुट के कु, कू, कू इस उदाहरण में समझ सकते हैं कि जब आपने प्रातःकाल समय में मुर्गा जब बांग देता है तो उसकी बांग की ध्वनि को सुना होगा कि पहले कम होती है, कु, कू, कू। तो इसी क्रम में जब हम किसी भी स्वर का उच्चारण कर रहे हैं, उसमें जितना उच्चारण में समय लग रहा है उसके हिसाब से उसकी ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत संज्ञा हो जाती है। जैसे हम बोलते हैं कु, यानी एकमात्रिक, इसमें आकार के उच्चारण में कम समय लग रहा है इसलिए हम इसको कहेंगे ह्रस्व। कु, कू यानी द्विमात्रिक, इसमें उकार के उच्चारण में कुछ समय ज़्यादा लगता है। कु, कू से कुछ ज़्यादा समय, कू में कुछ ज़्यादा समय लग रहा है इसलिए इसका समय थोड़ा ह्रस्व से ज़्यादा है, इसलिए हम इसको दीर्घ के उदाहरण में मानते हैं कू। प्लुत के उच्चारण में जैसे उदाहरण है कू, इस उकार के उच्चारण में समय कु और कू से कुछ ज़्यादा लगता है इसलिए यह प्लुत स्वर का उदाहरण है। यहाँ दृष्टांत के लिए उकार को ही उपयुक्त समझा गया है, वरन आकालह आदि भी इस सूत्र में कहा जा सकता था। इस प्रकार स्वरों के ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर होते हैं। कहने का तात्पर्य है किसी स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है उस समय के आधार पर हम उसकी ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत संज्ञा करते हैं। यदि एकमात्रिक है, कम समय लग रहा है, कु के तरह, तो हम उसको ह्रस्व स्वर कहेंगे। कू अगर इसमें थोड़ा अधिक समय लग रहा है तो हम उसे दीर्घ स्वर कहेंगे। कू अगर इसमें ह्रस्व और दीर्घ से थोड़ा और अधिक समय लग रहा है तो हम उसे प्लुत स्वर कहेंगे। इस प्रकार से ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत के भेद को हम इस कुक्कुट के कु, कू और कू के उदाहरण से बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इस प्रकार से स्वरों के ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत ये तीन भेद हो जाते हैं। यह एक सामान्य कथन है क्योंकि सभी अचों के तीन भेद नहीं होते हैं, पर हाँ यह तीनों भेद अचों के ही होते हैं, अर्थात स्वरों के ही होते हैं, अन्य वर्णों के ये भेद नहीं होते हैं। इस प्रकार ये विद्यार्थी यहाँ समझने का प्रयास करें कि किसी स्वर के उच्चारण में जितना समय, समय से तात्पर्य काल, काल शब्द आया है, जितना समय लगता है उसी आधार पर हम उसे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर तथा प्लुत स्वर कह सकते हैं। इसके आगे के सूत्रों की व्याख्या हम अगले अंक में समझेंगे, जानने का प्रयास करेंगे।
धन्यवाद।